कैपिटल बस्टिंग क्या होती है? Then capital busting is what? Capital busting is a process of evaluating investment and whose expenses in order to obtain the best return on investment. कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं हम उसे इवेलुएट करते हैं और जो अपना फंडिंग है उनको हम ऐसी जगह एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हमें उन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके. An organization would like to invest in all profitable projects, but due to the limitation on the availability of capital, an organization has to choose between different projects and investments. ऑब्वियसली हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उतनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे प्रोजेक्ट को चूज़ कर पाए. आप पूरी कैपिटल बस्टिंग को पढ़ते हुए आप ये मानिएगा कि आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एक्ट कर रहे हो. आपको फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, पर कैपिटल बस्टिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें इसका हमें डिसीजन मिल पाता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, पर कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. देन कैपिटल बस्टिंग हेल्प्स टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो ये कैपिटल बस्टिंग ही होती है जो हेल्प करती है डिसीजन लेने में आपको कि आप एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें. तो हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ई नेमोस, capital busting or capital management may be defined as a process of determining which investment or allocation of long-term funds are to be made by enterprises. ये कैपिटल बस्टिंग या कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको कहाँ एलोकेट करें, किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे कि एंटरप्राइज को फ़ायदा हो. एक और डेफिनेशन लेते हैं. अकॉर्डिंग टू लिंच, capital busting consists of planning development of available capital for the purpose of maximizing the long-term profitability of the concern. कैपिटल बस्टिंग क्या है? ये एक प्लानिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उनको हम एंटरप्राइज के या फर्म के ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. अब वो प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके. तो ये पूरा प्लान करना ही कैपिटल बस्टिंग है अकॉर्डिंग टू लिंच. नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मिल्टन एच स्पेंसर, capital busting involves the planning of expenditure for assets, the return from which will be realized in future time period. तो कैपिटल बस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग करना इन्वॉल्व होता है. कैसी प्लानिंग? कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक्सपेंडिचर करें जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले. तो ओवरऑल बताऊं तो कैपिटल बस्टिंग क्या समझ में आ गया कि कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ये सेलेक्ट करना होता है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में या कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दे अपने पैसे को जिससे कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. हमें इन द सेंस हमारी फर्म को, हमारे एंटरप्राइज को, हमारे कंसर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. तो ये एक डिसीजन का टूल है मैनेजमेंट के लिए जिससे वो डिसाइड कर पाती है कि वो कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें. तो अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि हमने मीनिंग डेफिनेशन देख ली. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कैपिटल बस्टिंग करनी हो तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाते हैं. तो सबसे पहला आता है प्रोसेस, कौन सा? प्रोजेक्ट जनरेशन. हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को. मीन्स आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने हैं, कौन कौन से प्रपोजल्स हैं आपके पास. आप उन सारे प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करते हो, राइट.
देन आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अब आप क्या करोगे, जो भी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आपके सामने दिख रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, आप उसे इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब हुआ कि बेनिफिट और कॉस्ट को एनालिसिस करना, बेनिफिट एंड कॉस्ट का एनालिसिस। आप ये समझिएगा, ये जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की जो सेकेंड प्रोसीजर है आपका, ये इसी के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन ही करना है और यहीं से ही आपको बेस्ट मिलने वाला है। तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कैपिटल बस्टिंग के न्यूमेरिकल हैं वो इवैल्यूएट ही करते हैं। इवैल्यूएट आप क्या करते हो, आप बेनिफिट और कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हो। बेनिफिट और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ये कहोगे कि कितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कितना लगाएं और उस पर हमें कितना रिटर्न मिले, कितना बेनिफिट मिले। तो जब आपकी कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, आप उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे। कि मान लो हम इसमें भी यही प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में भी उतना ही कॉस्ट लगाए, दूसरे में भी इतना कॉस्ट लगाए, तीसरे में भी इतना सेम कॉस्ट लगा रहे हैं, पर कौन सा से हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम उसी पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से बेनिफिट और कॉस्ट को एनालाइज करके हम सारे जितने भी प्रपोजल्स हमारे सामने हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो हमने जनरेट कर लिया प्रोजेक्ट, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्क्रीनिंग कर ली, आइडेंटिफाई किया, देन हमने क्या किया, इवैल्यूएशन कर लिया बेनिफिट एंड कॉस्ट के बेसिस पे। देन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जैसे ही हमको पता चल गया कि हमें किस पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, अपनी प्रायोरिटीज़ को स्टैब्लिश करते हुए हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्या आता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया कि अब आप उस प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया, जो इन्वेस्टमेंट चूज़ किया, अब आप उस पर फंडिंग लगाने वाले हो, ठीक, एग्जीक्यूट करोगे। एंड द लास्ट इज व्हाट, प्रोजेक्ट फॉलोअप। जब आपने सब कुछ कर लिया तो अब आप फॉलोअप लेगो कि एक्चुअली वह वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ही पूरा प्रोसीजर है कैपिटल बस्टिंग का। सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट, सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। देन आपको इवैल्यूएट करना है, कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पे सबको इवैल्यूएट कर लो। अब जिसपे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद पैसे इसमें लगा दो, एग्जीक्यूट कर दो, और देन आप ये देखो कि सब एज इट इज़ हो रहा है कि नहीं, आप फॉलो अप लो उसका। तो ये तो उसका प्रोसीजर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो है क्या, कैपिटल बस्टिंग मेथड या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड। अब ये वो टूल है, ये वो टेक्निक है जिसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं। मींस जो मैंने आपसे बोला कि इवैल्यूएशन करना प्रोजेक्ट को, वो यही टेक्निक के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं सारे प्रोजेक्ट को। बेनिफिट और कॉस्ट का इवैल्यूएशन हम इन्हीं टेक्निक के बेसिस पे करते हैं। तो ये एग्जैक्टली दो तरीके की होती हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, ट्रेडिशनल टेक्निक या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। राइट, ये वो टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक, तो इन सारे टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहले टेक्निक क्या होगी, पे बैक पीरियड मेथड, पीबी मेथड। पे बैक पीरियड मतलब कि ये आपको वो टाइम पीरियड बताने वाली है जितने टाइम पीरियड में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा। मीन्स मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए लगाए प्रोजेक्ट में, तो वो 2 लाख कितने साल में मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, ये बात हम इस पे बैक पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये और भी कई तरीके से होती है, इसमें और भी कई तरीके का कैलकुलेशन होता है। बेल आउट पे बैक होता है, डिस्काउंटेड पे बैक होता है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है। तो इन पे बैक में ये 3 मेथड और भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड इज व्हाट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दैट इज ARR मेथड। ARR मेथड क्या कहता है कि किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है। राइट, आप जो पैसा लगाने वाले हो उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न का क्या परसेंटेज है। ठीक, तो ARR मेथड आपको परसेंटेज में रिजल्ट देता है, जबकि पे बैक क्या देता है, टाइम पीरियड में आपको देता है। ठीक, तो ये ARR मेथड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट से आपको रिटर्न मिलता है। ऑब्वियसली हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं ना, पूछते हैं 8% का रिटर्न मिल रहा है, 10% का रिटर्न मिल रहा है, 20% का रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न किस रेट से मिल रहा है। तो ARR वो रेट बताता है। ठीक, सेकेंड मेथड क्या होता है कैलकुलेशन का, दैट इज आपका आ जाता है डिस्काउंटेड या मॉडर्न टेक्निक मेथड। मॉडर्न टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। राइट, तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करें कि कहाँ प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं। तो एक तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दैट इज NPV मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मतलब ये हो जाता है कि जो पैसा आज आप लगा रहे हो, ठीक, प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज आप एक साथ लगा रहे हो, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक साथ नहीं मिलेगा, वो
एक साल में मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर कुछ मिलेगा, फिर थर्ड ईयर, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी उतने हर साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो एनपीवी में हम क्या करते हैं, जो कई सालों बाद रिटर्न हमें मिलने वाला है, हर साल हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू आज कितनी है ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब जो आने वाला है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस कैश की जो इनफ्लो है, जो आने वाली, और हम उसे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा आप लगा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो आज, तो आज आप इन्वेस्ट करते हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपके सामने ही है। तो मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, और जो रिजल्ट आता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वो कहलाता है एनपीवी। तो अगर इनफ्लो ज़्यादा रहा, मतलब पॉजिटिव एनपीवी आई, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई हाँ इनफ्लो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से। तो हम दोनों का कंपैरिजन प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं, आज क्या इनफ्लो का रेट है और आज का हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या नहीं। तो एनपीवी इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेगेटिव एनपीवी तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनपीवी तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो आईआरआर क्या होता है कि आईआरआर एक्चुअली वो रेट होता है जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज जस्ट इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मीन्स इस रेट पे आपका आउटफ्लो और इनफ्लो का जो अमाउंट होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वो अगर उस रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब मेरा इनफ्लो आउटफ्लो जब इक्वल हो जा रहा है और या उससे नीचे जा रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो आईआरआर हमें एग्जैक्टली वो रेट बताता है, इसे डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, कट ऑफ रेट भी कहते हैं। तो आईआरआर वो रेट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो जो पीआई मेथड होता है एक्चुअली वो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, रिटर्न को 1 रुपये में मेज़र करते हैं। मीन्स जो भी हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू 1 रुपये में क्या है, वो मेथड उसको मेज़र करने का तरीका ही पीआई कहलाता है। अब होता क्या है कि समटाइम्स होता है कि 2 प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हो रहे हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स की जो एनपीवी आ रही है वो सेम आ रही है। तो अब जब दोनों ही प्रोजेक्ट्स की एनपीवी सेम है तो हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो हम उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं, हम पीआई चूज़ करते हैं कि इस रिटर्न को हम 1 रुपये में मेज़र करें। अगर 1 रुपये से जिसका ज़्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो पीआई के थ्रू रैंकिंग कर पाना बहुत ही इजी होता है। पीआई कैपिटल रैशनिंग के केस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जब कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन होती है, इन दैट केस पीआई के थ्रू ही हम रैंकिंग कर पाते हैं और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये वो सारे मैथड्स हैं, ये वो सारे टूल्स या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो कैपिटल बजटिंग एक डिसीजन मेकिंग का टूल है जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर पाता है कि उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे वाले वीडियोस में हम इन सारे मेथड्स के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मीन्स एक्चुअली हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स ऐसी हो, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हों, तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे, हर एक मेथड के थ्रू हम वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली पेबैक पीरियड मेथड किसे कहते हैं, इससे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो payback period method represent the number of years required to recover the original cash outlay invested in a project। payback period मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ईयर्स को। मतलब जब भी आप payback period मेथड कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स में आएगा, जो क्या बताता है कि कि जो भी कैश आउटले जा रहा है, मतलब जो कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में, वो कितने सालों में आपको रिकवर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स वेयर द टोटल अर्निंग्स और नेट कैश इनफ्लो भी हम उसे कहते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल आउटले, जहाँ पे टोटल अर्निंग जो आपको उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है इक्वल हो जाती है टोटल आउटले के, जो आपसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपसे क्या वो कॉस्ट लगने वाली है, जो दोनों इक्वल करती है जिस टाइम पीरियड पे, वो पीरियड कहलाता है पेबैक पीरियड। मतलब अल्टीमेटली पेबैक पीरियड क्या हो गया कि वो टाइम पीरियड जब हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो हमें रिटर्न मिल जाएगा, कितने सालों में वो सारा का सारा पैसा मुझे रिटर्न मिल जाएगा जितना मैंने लगाया है, तो उसको ही पेबैक पीरियड मेथड कहते हैं।
अच्छा, तो कैश एक्चुअली पेबैक पीरियड मेथड में क्या चीज़ होती है, कैश इनफ्लो होता है। कॉस्ट तो हम इन्वेस्टमेंट के लगाते ही हैं, पर जो हमें रिटर्न मिलता है, जो हमें इनफ्लो आती है, दैट इज़ कैश इनफ्लो, वो मेनली दो तरीके से आती है। एक तो होती है इवन कैश इनफ्लो, दूसरी होती है अनइवन कैश इनफ्लो। अब जब भी हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं तो एक केस तो ये रहता है कि हमें पता है कि हर साल हमें 20 लाख रुपए आ ही जाएंगे, मींस जो हर साल की इनकम आने वाली है उसका अमाउंट फिक्स है, आपको पता है कि यही कैश हर बार आपको इनफ्लो होगी, तो उसे कहते हैं इवन कैश इनफ्लो। पर हर टाइप के प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम ये पता रखें कि हर साल सेम कैश आने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कैश एग्जैक्टली कितनी ही आएगी या सेम कैश आएगी, हर बार सेम कैश हम एज्यूम नहीं कर सकते या सेम कैश ही आए ऐसा नहीं होता है, हर साल का कैश का इनफ्लो अलग अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं अनइवन कैश इनफ्लो। तो हम दोनों ही केसेस में पेबैक पीरियड मेथड को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका, इवन कैश इनफ्लो का और अनइवन का। तो इवन कैश इनफ्लो, जब आपको पता है कि कैश सेम आएगी हर साल, जितने साल भी प्रोजेक्ट है उस साल की इनकम सेम होने वाली है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। ओके, वेयर नेट कैश इनफ्लो मीन्स अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो पेबैक पीरियड मतलब क्या हो गया, आपने जो इन्वेस्टमेंट में लगाया, जो कॉस्ट लगाई, डिवाइडेड बाय आपको जो पैसा आने वाला है, नेट कैश इनफ्लो, एनुअल नेट कैश इनफ्लो, आपको हर साल जो इनकम आने वाली है उससे डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट होगा दैट इज पेबैक पीरियड। पर अब ये बात है कि नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, नेट बोल रहा है, एनुअल नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ऐसी इनकम जिसमें टैक्स तो डिडक्ट कर दी गई है पर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया गया है, इस तरह की इनकम को हम यहाँ पे इनकम मानेंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन को इसलिए हम नहीं करते हैं, उसको डिडक्ट नहीं, बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन इनकम में इंक्लूड रहेगा, हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए करते यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नोशनल कॉस्ट होती है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट लग रही है ये एक प्रोविज़न है, तो वो कैश में एक्सपेंस नहीं होता है। जब कैश में एक्सपेंस नहीं होता है तो उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए डेप्रिसिएशन को बिफोर रखते हैं, तो मतलब डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए बिना की इनकम। तो इसीलिए पर टैक्स के लिए क्या होता है कि टैक्स तो हमेशा डेप्रिसिएशन अगर सारे एक्सपेंस होने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट की जाती है। तो वो नेट कैश इनफ्लो क्या हो गया, ऐसी इनकम जिसमें डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट नहीं की गई है लेकिन टैक्स डिडक्ट किया गया हो। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे नॉर्मली हमें पता होता है कि अगर किसी ने मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, कितना 1 लाख रुपए किसी ने लिया, और मुझे पता है कि वो हमें हमेशा 1,000 रुपये करके वापस करेगा, 1,000 रुपये करके वो हर बार हमें वापस करेगा, तो हमें पता है कि हमारा पैसा कितने दिनों में रिकवर आएगा। हम क्या कहते हैं कि भाई 1 लाख दिया है, 1,000 करके वो देगा, तो इट मीन्स वो कितने दिनों में हमें रिटर्न कर देगा, 100 दिन, मतलब अगर हर दिन 1,000 देगा तो 100 दिन में हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या किया, 1 लाख डिवाइड बाई 1,000। सिमिलरली हमें पता करना है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो कितने साल में रिटर्न आ जाएगा, तो हमने कितना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाई हर महीने कितना आने वाला है या हर साल कितना आने वाला है, ये एनुअल होता है, हर साल कितना आने वाला है, हमें एग्जैक्टली रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि पेबैक पीरियड ईयर में होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर कैश इनफ्लो अनइवन हुई तो क्या फॉर्मूला होता है। जब हमें पता नहीं है कि कैश कौन से अमाउंट से आएगी, कभी 2 लाख आएगी, कभी 10 लाख आएगी, कभी 15 लाख आएगी, कभी 1 लाख ही इनकम होगी, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ई प्लस बी डिवाइड बाई सी। अब यहाँ पे ई क्या होता है, is equal to number of years immediately preceding the year of final recovery। मतलब E डिनोट करता है उस नंबर ऑफ ईयर को जिस ईयर तक आपकी रिकवरी होने वाली है, मतलब कि प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। इस साल की रिकवरी की बात कर रहे हैं कि इस साल तक हमें 4 लाख मिल जाएंगे, तो 4 लाख इस साल मिल रहे हैं, इसके पहले वाले ईयर को हम ई कहेंगे। ओके, देन बी हम किसे कहेंगे, बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। अभी हमारा जितना अमाउंट रिकवर करने को बचा हुआ है, 4 लाख में से कितना अमाउंट अभी हमें पेमेंट मिलने को बाकी है, तो बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। एंड सी इज इक्वल टू व्हाट, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी जो जिस ईयर हमें कंफर्म कर देते कि हाँ ये रिकवरी का ईयर कंफर्म है, इस ईयर तक पूरी पेमेंट आ जाएगी, तो उस ईयर एक्चुअली कितना इनफ्लो होने वाला है उसे हम कहते हैं सी। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई प्लस बी बाई सी।
एग्जैक्टली अगर जब हम अनइवन कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे पे बैक पीरियड का, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। अनइवन कैश इनफ्लो में होता है एग्जैक्टली ऐसा है कि जैसे कि हमको पता होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे इन कैश आने वाली है, पर जो मेरी 10 लाख लगी है वो किसी 5वें साल में नहीं एग्जैक्टली 10 लाख हमारा कवर हो रहा है, 6ठे साल में एग्जैक्टली कवर नहीं हो रहा है, 5 और 6 के बीच में कवर हो रहा है। तो एग्जैक्ट पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो जो एग्जैक्ट पीरियड जो 5 और 6 के बीच का पीरियड कैलकुलेट करना होता है वही है। तो 5th पीरियड हो गया ई, 6th पीरियड में जो इनकम आने वाली हो गई वो सी, और 5th और 6th की टोटल इनकम के डिफरेंस को हम बी कहेंगे। तो ये कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा निकालने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कैलकुलेशन हम करते हैं, मैंने ऑलरेडी लेवरेज में भी ये बता रखा है, पर मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ क्योंकि ये ईबीटी पीबीटी जो भी बार बार आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपकी इनकम है उसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, जो आता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, जो आता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है। उसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, जो आता है वो अर्निंग बिफोर टैक्स कहलाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले तक हमने सारा एक्सपेंस लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह जितने भी खर्चे होते हैं सब खर्च। उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ टैक्स लेस करते हैं। टैक्स लेस करने के बाद जो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देना हो तो वो दे देते हैं। उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हम चाहे एनपीवी कैलकुलेट करें, चाहे आईआरआर कैलकुलेट करें, चाहे हम पे बैक कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, हमें ये पीबीटी पैट ईबीटी का हमेशा टर्म्स मिलते रहेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे आता है। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, राइट। न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50 lakh and earns annually a profit of ₹10 lakh after depreciation at the rate of 8% per annum but before tax of 50%. Calculate payback period. मतलब क्या हो गया कि एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें पैसा कितना लगने वाला है, 50 लाख पैसे लगने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट्स में जो हमें हर साल इनकम आने वाली है एनुअली, हर साल की जो इनकम आने वाली है वो कितनी है, 10 लाख। तो बोला है हर साल 10 लाख आने वाले, तो मतलब दैट इज क्वेश्चन ऑफ इवन कैश इनफ्लो या अनइवन कैश इनफ्लो। ऑब्वियसली इवन कैश इनफ्लो, क्योंकि हमें पता है कि 10 लाख फिक्स है, 10 लाख ही इनकम हर साल आएगी। तो कैश फ्लो कैसा, इनफ्लो जो आने वाला है वो कैसा, इवन है, सेम है, हर साल 10 लाख आने वाला है। ओके, तो फॉर्मूला हम इवन कैश इनफ्लो का लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है हर साल का, वो कब का है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%। इस 10 लाख के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट कर दिया गया है, बट बिफोर टैक्स 50%। पर अभी इस प्रॉफिट में से टैक्स को डिडक्ट नहीं किया गया है। ये 10 लाख का प्रॉफिट हमारे लिए रॉ है, अभी हमें इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए होता है कुछ और यहाँ तो दे रहा है कि 10 लाख है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, पर टैक्स चार्ज करने के पहले। तो अब हमें पेबैक कैलकुलेट करना है, तो चलिए करते हैं। वी नो व्हाट इज पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। ओके, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है, 50 लाख। द नेक्स्ट इज व्हाट, नेट कैश इनफ्लो हमें चाहिए। इसी फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें नेट कैश इनफ्लो चाहिए। अब नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, ऐसी अर्निंग जो आफ्टर टैक्स हो, मतलब टैक्स उसमें से डिडक्ट कर दिया गया हो लेकिन डेप्रिसिएशन डिडक्ट ना किया गया हो। ओके, हेयर गिवन इन क्वेश्चन अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ऐसी अर्निंग दी गई जिसमें से डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट है, 10 लाख में से 8% का डेप्रिसिएशन डिडक्ट है, पर टैक्स डिडक्ट नहीं है, बट बिफोर टैक्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी या पीबीटी, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुके हैं, अभी टैक्स डिडक्ट करना बस बचा हुआ है। ओके, देन नॉर्मली वी नो टैक्स इज चार्ज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। टैक्स तभी चार्ज किया जाता है जब सारे खर्चे डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तभी चार्ज किया जाता है। सो हेयर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि चार्ज कर दिया गया है। नाउ व्हाट वी डू, वी चार्ज टैक्स, क्योंकि टैक्स सारे एक्सपेंस के बाद करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है तो हमें सिर्फ टैक्स चार्ज करना है। देन सेकेंड स्टेप इज व्हाट, आफ्टर दैट वी ऐड डेप्रिसिएशन बिकॉज वी नीड अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया गया है, पर बिफोर डेप्रिसिएशन पाने के लिए हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर देना होगा, सिंपल है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है, 10 लाख दिया है।
ठीक है, यही तो दिया है हमारा एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ओके, तो उसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले टैक्स का अमाउंट डिडक्ट कर दिया, क्योंकि टैक्स हम तभी डिडक्ट करते हैं जब सारे खर्चे डिडक्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा डिडक्ट हो चुका है तो लॉ हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं। टैक्स का रेट कितना है 50%, तो 10 लाख का 50% हमने निकाल लिया, कितना आ गया 5 लाख। अब हमें क्या करना होता है, ये जो आ गया हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए यही था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यही तो हमारी नेट कैश इनफ्लो है। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन के परसेंटेज गिवन है 8%, तो सिंपल है, 50 लाख का 8%, कॉस्ट कितनी थी प्रोजेक्ट की 50 लाख, उसका 8% हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 4 लाख डेप्रिसिएशन आ गई। तो जो आया दैट इज 9 लाख, वो हमारा क्या हो गया, नेट कैश इनफ्लो या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट कर देना, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट कैश इनफ्लो, दैट इज एनुअल इन कैश इनफ्लो। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 50 लाख की हमारी कॉस्ट थी, 9 लाख हमारा आ गया नेट कैश इनफ्लो, तो हमारा जो ईयर में आया आंसर क्या हो गया 5.55 ईयर्स। मतलब इतने टाइम पीरियड में, इतने ईयर्स में आपका पूरा 50 लाख रिपे हो जाएगा अगर हर साल इसी तरीके की इनकम हुई तो। हर साल कितनी इनकम आनी है हमने 9 लाख की। तो इस तरीके से हमने इवन कैश इनफ्लो पेबैक पीरियड में कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि अनइवन कैश इनफ्लो को अगर होता है तो हम पेबैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।